गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आप सभी ने देखा था कि लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 को हमने कंप्लीट किया और उससे पहले जो 2 से 3 एग्जाम्पल्स थे ना, उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ था। तो मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.3 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन भी कर लिया है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया मैंने। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें मुझे। तो आज हम लोग अपनी इस मैथमेटिक्स की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के इस इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ना है, यहाँ पर एक्चुअली जो एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन है ना आपका, ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, और उसका क्या प्रोसीजर होगा, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग यहाँ स्टडी करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, तो आज सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आप देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपने स्टडी करना है, जो सबसे पहली चीज आपने समझनी है, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिन्हें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, या आप चाहें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ना बोल के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इनके बारे में हमें सबसे पहला ये पॉइंट स्टडी करना है। तो देखिए क्या लिखा गया है इस पॉइंट में। लिखा गया है देयर आर 6 ऑपरेशंस। आपको बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, या जिन्हें दूसरा नाम हम आपके सामने बार बार बोल रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये कितने तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो बेटा देयर आर 6 ऑपरेशंस और 6 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग यूज करेंगे, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग यूज करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 तरह के होते हैं। टोटल 6 तरह के होते हैं, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। लेकिन उनमें से जो 3 होते हैं वो रो से रिलेटेड होते हैं, रो पर अप्लाई किए जाते हैं, और जो बाकी के 3 होते हैं वो कॉलम पर अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ आगे भी लिखा गया है 3 ऑफ विच, जिनमें से 3 ऑपरेशंस और 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और ड्यू टू रोज, वो 3 रो की वजह से होंगे, एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स, और बाकी के जो 3 ऑपरेशंस होंगे, 3 बाकी के जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो कॉलम की वजह से होंगे, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस, जिन्हें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, या आप उन्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, टोटल कितने ऑपरेशन हैं, टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस, टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये होते हैं 6। इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस में से 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जो 3 होंगे वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो इस तरह से ये 3 रो के ऑपरेशन है, 3 कॉलम के ऑपरेशन है। आपको मैं शॉर्टकट में 3
elementary row operations and there are 3 elementary column operations, और ये मिलाकर के दोनों 6 टोटल ऑपरेशंस बन जाते हैं जाकर के। ये ऑपरेशंस क्या हैं एक्चुअली, किस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनको अभी हमने समझना है। हाँ, एक चीज़ और, ये जितने भी ऑपरेशंस आप यहाँ पर पढ़ेंगे ये सब ऑपरेशन आपके काम आएंगे, आपको यूज़ करने पड़ेंगे, आपको अप्लाई करने पड़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट करने जाएंगे वहाँ पर ये ऑपरेशंस आपने यूज़ करने हैं। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना है आपको कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि आप गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके फाइंड आउट करेंगे, सो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, आखिरी तक, लास्ट तक, तब तक आपको वही ऑपरेशन केवल यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने क्वेश्चन की शुरुआत में ही, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर दिया कि हम इस क्वेश्चन का या गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को यूज करके ही फाइंड आउट करेंगे, सो थ्रू आउट द प्रोसेस और थ्रू आउट द सॉल्यूशन you will have to use only and only elementary column operation। ये आप समझ लें, बंधन है, ये बाउंडेशन है, आप जो समझ लें, बट दिस इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दिस कि क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हो, इनका यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इनको यूज करेंगे और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर यह भी आपको याद रखनी है एक बड़ी अच्छी सी बात कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको उसी वक्त ये डिसाइड करना होगा कि आप गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके सॉल्व निकालेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आप गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके फाइंड आउट करेंगे, सो थ्रू आउट द सॉल्यूशन और थ्रू आउट द प्रोसीजर यू विल हैव टू यूज ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि आप गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, वो भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके, सो थ्रू आउट द सॉल्यूशन और थ्रू आउट द प्रोसीजर यू विल हैव टू यूज ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी चीजें पता चलती जाएंगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसके बारे में। आई होप कि आपको ये पहला जो स्लाइड में ये था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये कितने टाइप के होते हैं अभी मैंने बताया है, कैसे करने हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, इनकी भी डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो ये कितने होते हैं टोटल तो 6 होते हैं, लेकिन उनमें से 3 रो के साथ यूज किए जाते हैं, 3 कॉलम के साथ, इसलिए टोटल 6 माने जाते हैं। अब क्या हैं ये ऑपरेशंस, किस तरह से हम अपनी मैट्रिक्स को इन ऑपरेशंस का यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे हैं, पहला 3 ऑपरेशंस पढ़ने हैं मुझे, वही 3 ऑपरेशंस आप रो के साथ भी यूज कर सकते हो, वही 3 ऑपरेशंस आप कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हो। तो जो ऑपरेशंस आपको सिखाए जाएंगे ना वो केवल 3 रहेंगे, वो 3 आप रो में यूज कर सकते हो, वही 3 कॉलम के साथ आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट।
अब आप देखो पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम फर्स्ट ऑपरेशन में। सबसे पहले लिखा हुआ है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज या उसके दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, किसी भी मैट्रिक्स में रो या कॉलम क्या होते हैं, वैसे आपको याद ही होगा, बट फिर भी अगर कहीं से भी आप भूल भी गए हैं थोड़ा सा, तो मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। ABCDEFGHI, ये आपकी फर्स्ट रो है, R1 से डिनोट करते हैं। दिस इज सेकेंड रो, R2 से डिनोट करते हैं। दिस इज थर्ड रो, R3 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड इट इज डिनोटेड बाय C1। दिस इज सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय C2 एंड दिस इज थर्ड कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय C3। तो अब ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमको ये बताता है, ये हमको सिखाता है, अलाउ करता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, चलो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कोशिश करते हैं इसको समझने की। एग्जाम्पल, लेट वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, मैं यही मैट्रिक्स ले लेता हूं, ABCDEFGHI। अब बाई चांस मैं चाहता हूं या मेरी कोई ऐसी नेसेसिटी है, मेरी कोई नीड है जिसमें मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं R1 के सारे एलिमेंट R2 की जगह पर आ जाएं और R2 के सारे एलिमेंट R1 की जगह पर चले जाएं। तो मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा R1 इंटरचेंजेस विथ R2। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को इतना बड़ा न लिखना पड़े इसके लिए हमने इसके कुछ सिंबल बनाए हुए हैं कि अगर हम किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर रहे होंगे उस समय हम ये सिंबल लगाएंगे, R1 इंटरचेंज विथ R2 या R1 इंटरचेंज टू R2। R1 और R2 को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो कर देते हैं तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, आप देखें, ये आपका R1 है, ये R2 है। तो इंटरचेंज करने का मतलब पूरा R1 उठा के R2 की जगह पर ला देना और पूरा R2 उठा के R1 की जगह भेज देना है आपको। तो R2 को पूरा R1 की जगह भेज देंगे, तो DEF, यहाँ पर ये ABC, फिर ये GHI, ऐसा। और ये जो हमारी R3 है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो हम R1 और R2 को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, R1 की जगह पर R2 के सारे एलिमेंट आ गए, R2 की जगह पर R1 के सारे एलिमेंट आ गए, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसके कॉलम्स को इंटरचेंज करना, बाई चांस कभी, लेकिन एक बार में एक ही टाइप का ऑपरेशन यूज होगा। अगर रो कर रहे हैं तो फिर थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द प्रोसीजर आपको रो ऑपरेशन ही यूज करने हैं। इसलिए अगर आप कॉलम को चाहते हैं तो आप इसी के कॉलम्स को में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं C2 इंटरचेंज्ड विथ C3, इसका मतलब है आप C2 के सारे एलिमेंट उठा के C3 वाली जगह पर लिख सकते हो और C3 के सारे एलिमेंट उठा के C2 वाली जगह पर लिख सकते हो। रही बात C1 की, तो C1 में कोई चेंज नहीं होगा, C1 विल रिमेन अनचेंज्ड। तो C1 को अनचेंज्ड कर दो, ADG। इसके बाद हाँ, C2 C3 में चेंजेस करने हैं हमको, तो C3 के सारे एलिमेंट उठा के C2 की जगह पर लिख दो, CFI, और यहाँ पर BEH, ये ऐसे आ गया। ये पूरा CFI उठा के यहाँ पर ले आए और पूरा BEH उठा के हम C3 वाली जगह पर हमने रख दिया। तो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन इस तरह से हम लोग यूज किया करेंगे, ठीक है।
हाँ, इसमें कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं? एक क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या जब हमने ए में ये वाला R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या ये जो हमारी ये मैट्रिक्स थी और ये जो अभी रिजल्ट वाली मैट्रिक्स है, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? कभी कभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने इसमें ये इंटरचेंज किया है तो ये नई बन गई, तो क्या ये वाली मैट्रिक्स हमारी नई मैट्रिक्स के इक्वल है? सॉरी, बात यह है कि क्या ये मैट्रिक्स हमारी इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है? आंसर इज नो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकती। आप मैट्रिसेस की इक्वल होने का रूल तो याद है ना आपको? दो मैट्रिसेस आपस में तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब आप इसको और इसको चेक करो, इसका यहाँ का एलिमेंट ए है और इसका यहाँ का एलिमेंट डी है, इसका ये एलिमेंट बी है, यहाँ पर ई है, इसका ये एलिमेंट एफ है और ये एलिमेंट सी है। आप देखें दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन्वर्स निकालना है। हाँ, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स निकालने के लिए वैलिड है, इसलिए आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान रखें, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपकी होगी और जो वो गिवन मैट्रिक्स होगी, दे विल बी नॉट इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो रूल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो लॉ है, उसको फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। नाउ आई होप कि ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आया होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको क्या करना अलाउ करता है। आई एम सॉरी, ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एक रो से दूसरी रो को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है इसको देखते हैं। देखिए, ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए। लिखा हुआ है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ओह, ये करना भी अलाउ है, ये करना भी अलाउड है। आपको क्या करना अलाउड है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब समझने की कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट्स की मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी अलाउड है एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं और इसके बाद इसको समझते हैं बाय एग्जांपल। इसमें यह बताया माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप चाहें तो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, थोड़ा जरा एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करिए। यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा। लेट A is a matrix A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं अगर चाहूं, मेरी अगर ज़रूरत कोई ऐसी है कि मैं R2 में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। उसके लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा? R2 में करना चाहता हूं ना मैं, तो R2 चेंजेस टू
KR2। कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, लेट K इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट R2 इंटरचेंज R2 चेंजेस टू K इंटू R2। ठीक है, R2 के सारे एलिमेंट्स में हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से ये क्या बन जाएगी, देखो R1 को हम चेंज नहीं करेंगे, R1 को एज इट इज नोट कर देंगे, R2 को K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो KD KE और ये KF हो जाएगा। R3 भी अनचेंज्ड बनी रहेगी आपके। इस तरीके से किसी भी एक रो और उससे, हाँ ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बता रहा हूं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। और यही चीज अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता तो आपने देखा था कि मैट्रिक्स में अगर किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके सारे एलिमेंट्स में मुझे करना पड़ता है। बट यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है, आपकी नीड ऐसी है कि आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका काम बन रहा है तो आप कर सकते हो, अलाउड है आपके लिए। वही मैंने यहाँ पर किया। बाई चांस ये भी हो सकता था इसी से कि मुझे कॉलम में करना होता, जैसे मुझे कॉलम में करना है तो C3 चेंजेस टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5C3। मैं ऐसे कर सकता हूँ, किसी नॉन जीरो नंबर से C3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C3 को करूंगा ना मल्टीप्लाई। आप देखें C1 और C2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों ही अनचेंज्ड बने रहेंगे, ADG ये BEF। हाँ C3 में सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन इट विल बिकम 5C 5F और ये हो जाएगा 5I। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो जिस रो या कॉलम में हम ये करेंगे मल्टीप्लाई, उस रो और कॉलम में तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी रो और कॉलम्स को आपने एज इट इज नोट कर देना है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा ही आपने एक आर्टिकल पढ़ा था जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पर भी ये सीखा था। लेकिन उसमें आपने क्या किया था, मैट्रिक्स में ही स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था। समझ रहे हैं आप? यहां पर हम मैट्रिक्स में नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली यहां पर क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली यहां पर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इनमें आपको ये भी आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल। जब केवल किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके का करेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, C3 चेंजेस टू 5C3, R2 चेंजेस टू KR2, इस तरीके से कि हम R2 को बदल रहे हैं। और कैसे बदल रहे हैं, R2 में K से मल्टीप्लाई करके, और कुछ करके बदलना नहीं है मुझे यहाँ, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। जैसे R1 में नहीं करना था तो उसको एज इट इज नोट कर दिया, R2 में करना था उसको किया। इसी में से C3 में करना था, C3 में 5 से मल्टीप्लाई किया, C1 और C2 को हमने सेम रहने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। तो ये है हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। यूज कैसे करना है अभी बाद में बताएंगे, पर ये कर सकते हैं, अलाउड है आपको। अब हम चलते हैं, आई होप कि ये वाला ऑपरेशन भी आप समझ गए हैं। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो कि थर्ड नंबर ऑपरेशन होगा। देखिए थर्ड नंबर एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। क्या मतलब है इसका, बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा साधा मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग बेटा ये है, उन्होंने बोला द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। द किससे ऐड कर सकते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, उसी रो के
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से, किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर से, किसी भी एक मैट्रिक्स की एक रो के सारे एलिमेंट्स को उसी मैट्रिक्स की दूसरी रो के एलिमेंट्स से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से आप ऐड कर सकते हैं। यही चीज कॉलम में हो जाएगी। किसी मैट्रिक्स की कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप उस मैट्रिक्स की दूसरे किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ये भी देखो लिखा है मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करके। जब इसको ऐसे नॉर्मली बताया जाता है तो चीजें कम समझ में आती हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर करते हैं, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा समझने में। एग्जाम्पल में ये है कि जैसे मैं वही एक ले लेता हूं मैट्रिक्स A B C D E F G H I, ये मैंने ले लिया यहां पर। अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे, जैसे बाय चांस मुझे कभी ज़रूरत ऐसी है कि मुझे R1 को चेंज करना है और R1 को ऐसा चेंज करना है, उसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप देखो, एक मैट्रिक्स है, उसमें R1 R2 दो रो हैं, और भी रो हो सकते हैं, उसकी दो रो R1 और R2 है। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसे R1 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं करके दिखाता हूं कि उस समय ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको R1 को चेंज करना है। देखिए, R1 चेंज हो रही, ना तो R2 चेंज होगी ना R3 चेंज होगी। तो आप चाहें तो R2 और R3 को आप एज इट इज नोट कर सकते हैं, GHI। ये देखिए, केवल R1 चेंज होगा, तो R1 को आप चेंज कर लीजिए। और R1 को चेंज कैसे करना है, इसमें ऐड करना है किसे, R2 का डबल करके। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे। बस इतना सा करना है। तो R2 के इस एलिमेंट को डबल करेंगे, देखिए, तो 2D बनेगा। अब इसको हम B के साथ तो ऐड नहीं कर देंगे, C के साथ भी ऐड नहीं कर देंगे, R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे तो A के साथ ऐड होगा। तो D का डबल A के साथ ऐड होगा, मीन्स इट विल बिकम A प्लस 2D, लाइक दिस। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, यही चीज मुझे पूरे R1 R2 के साथ करनी है ना। तो R2 का सेकेंड एलिमेंट E है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देना है। तो E को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2E और उसको B से ऐड कर देना है, तो B प्लस 2E आ जाएगा। सिमिलरली इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C से ऐड कर देना है, मीन्स C प्लस 2F। इस तरह से ये कर सकते हैं, जो हमको थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन अलाउ करता है कि जरूरत पड़े तो आप इसको भी यूज करिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन को ये भी आप करिए। हम और करके आपको दिखाते हैं। देखो, एक मैं ले लेता हूं यहां पर, किसी कॉलम में मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है आपकी A B C D E F G H I, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसमें मुझे कॉलम में ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसे मुझे करना है C2 चेंजेस टू C2 प्लस KC3 मैंने लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको सबसे पहले चेंज किसको करना है, जिसको आपको चेंज करना है उसे आप यहां लिखोगे, जिसे आपको चेंज करना है उसे आप यहां लिखोगे। और ये C2 में क्या करना है, मुझे C3 में K से मल्टीप्लाई करके उसे C2 में ऐड कर देना है। अब यहां पर चेंज कौन हो रहा है, चेंज होगा C2, ना तो C1 चेंज होगा और ना ही C3 चेंज होगा। तो C1 और C3 को हम एज इट इज नोट कर देंगे। C1 यहां पर क्या है, A D G है। C3 को भी एज इट इज नोट कर देंगे, C F I कर देंगे। हाँ, C2 में चेंज आएगा, क्या आएगा,
C3 के सारे एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई करो और उन्हें C2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दो। तो C3, दिस इज C3, इसके हम सारे एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलिमेंट से ऐड करते जाएंगे। C में K से मल्टीप्लाई करेंगे KC को B में ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा B प्लस KC। सिमिलरली F में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो KF, और उसे E से ऐड कर देंगे तो E प्लस KF। I में K से मल्टीप्लाई करेंगे KI और उसे H में ऐड कर देंगे H प्लस KI। इस तरह से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो आपको किस तरह से मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना अलाउ करते हैं, ये आपने सीखा। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्या अलाउ करता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी 2 रो या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। उनके लिए हम इस तरीके का सिंबल बनाया करेंगे। सेकंड, आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को नहीं, किसी भी रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी एक नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो कीजिएगा। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट में द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप चाहें तो उन्हें किसी भी रो या किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं और उसको हम इस तरीके से लिखा करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे C2 चेंजेस टू C2 प्लस KC3, R1 चेंजेस टू R1 प्लस टू R2। दिस इज द वे हाउ कैन वी रीड इट, हम कैसे बोलेंगे उसको, ये चीज मैंने आपको बताई। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस और यू कैन सी दीज आर द 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको ये याद रखने और यही ऑपरेशंस है, यही ट्रांसफॉर्मेशंस है जिन्हें यूज करके एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम किसी मैट्रिक्स को इनवर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये तो रहे ऑपरेशन, यूज कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, अभी हम इनका जिक्र करेंगे। आगे देखते हैं इसमें किस बात की बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जो डिस्कस करना है हमें वो है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। नाम जो लिखा आप देख रहे हैं सामने, आई थिंक कि इसी से मेरे सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस मीनिंग क्या होता है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस whose इनवर्स एग्जिस्ट्स, आप ये समझ सकते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिसेस उन मैट्रिसेस को बोला जाता है जिन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जिन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उन्हें हम नॉन इनवर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, इनवर्टिबल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस हुज इनवर्स एग्जिस्ट। मैं यहां पर लिख देना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे लगता है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस invertible matrices are those matrices whose inverse exist। इनवर्टिबल मैट्रिसेस वे मैट्रिसेस होती हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब क्या होती है इनवर्स मैट्रिक्स, आप देखते हैं। और हाँ, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उन मैट्रिसेस का कौन सी मैट्रिसेस बोलेंगे, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, अब देखो यहां लिखा क्या हुआ है, इससे रिलेटेड लिखा हुआ है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर M है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, और यहां पर एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करती है,
उसी ऑर्डर के, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए थी। और किस तरह से कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, और बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं बी ए, तो दोनों का वैल्यू आई के इक्वल आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों की जो वैल्यू है वो आई के इक्वल आती है। आई डिनोट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ऐसी सिचुएशन पर बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ऐसी सिचुएशन पर बी को हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और इसे हम ए इनवर्स से डिनोट भी करते हैं। देखो ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। मैं फिर से अब इसको मैं समराइज करके आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। इसमें लिखा यह है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर 2 रोज है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रोज है तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर एम का, एक दूसरा मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसका भी ऑर्डर एम है, मतलब 2 मैट्रिसेस हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम एंड अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, और ऐसी मैट्रिसेस हैं दोनों कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूं और मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाती है। ऐसे केसेस में दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाती है। तो उस सिचुएशन पर यहां पर जो आप बी को देख रहे हैं ना, बी को देख रहे हैं बेटा, ये बी को हम ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे, यही लिखा हुआ है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। सो इन दिस सिचुएशन बी इज व्हाट? बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। आप जानते हैं कि यहां पर सिर्फ एक तरीके से लिखा गया है। हम ऐसी सिचुएशन पर जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, उस समय हम बी को ए का इनवर्स बोल सकते हैं और हम उसे ए इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देयर आर ऑलवेज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग। दुनिया में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर यहां पर बी ए का इनवर्स हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन पर जो ए है वो बी का भी इनवर्स हो सकता है। So in this situation A is also called the A inverse. A is the inverse matrix of B, और इसको हम B इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक छोटी सी चीज और जो यहाँ पर शुरुआत में आई थी, शायद आपने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं दिया हुआ है। देखो यहां लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों को कैसा होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो यहां से एक बात सामने निकल करके और आ रही है कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। 2 ही तरह के मेनली मैट्रिसेस होते हैं हमारे मैट्रिक्स के चैप्टर में। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते, और दूसरे वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं, और जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी that our given matrix should be a square matrix। याद रखिएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कर सकता है। हाँ, हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा।
पहली बात तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट फर्स्ट पार्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं तो इनके बारे में मैंने बताया इनवर्स नेवर एग्जिस्ट, इनका इनवर्स कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इनवर्स नेवर एग्जिस्ट। और सेकंड, आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी उसमें दो बातें हो सकती हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इनवर्स में एग्जिस्ट, इनवर्स में एग्जिस्ट, और इसमें इनवर्स में नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स में नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या है, समझने की कोशिश करें। देखो, मैंने आपको बताने की ये कोशिश किया है यहां पर कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी, number of rows is not equal to number of columns, उनमें इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो स्क्वायर मैट्रिसेस आपकी होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखना चाहूँगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में होगा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर के इक्वल नहीं होता है, उनका तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने याद रखनी है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, अगर मेरे पास ए और बी दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, जिनके में अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ या बी को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे हर हाल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। ऐसी सिचुएशन पर आप बी को ए का इन्वर्स बोल सकते हो और ए को बी का इन्वर्स आप बोल सकते हो। ए के इन्वर्स को ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के इन्वर्स को बी इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बस। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं या इन्वर्स उनका एग्जिस्ट करता है, वो मैंने ऊपर ही लिख दिया था। आई होप कि अब ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जैसे कि मैंने बोला है कि इन्वर्स कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आप बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बाई चांस आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू n का है, और आपके पास एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर n इंटू m का है, तो इसमें m और n आपस में इक्वल नहीं है और m डज नॉट इक्वल टू n, तो ये दोनों ही कैसी मैट्रिसेस हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गई। अब अगर इनके मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं, जैसे हम ए बी इसका निकालेंगे, तो ए बी जब निकालने जाओगे तो n से n मैच करता है, इक्वल है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा m इंटू m का ऑर्डर आएगा। और अगर मैं यहीं पर बी ए निकालने की कोशिश करूंगा तो बी ए में, इसमें कॉलम m है, इसमें रो m है, तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा n इंटू n का। अब आप मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इनवर्स की कंडीशन तो ये है बेटा कि ए बी और बी ए को आपस में इक्वल होना चाहिए
और वो भी I के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर देखो, आपको क्या लगता है, क्या ये AB BA कभी इक्वल हो सकते हैं? आंसर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। कहे नहीं इक्वल हो सकते भाई? इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इस AB का ऑर्डर m इंटू n है, BA का ऑर्डर इसका ऑर्डर m इंटू m का आएगा, इसका ऑर्डर आएगा m इंटू m का, AB का ऑर्डर, और इसका n इंटू n है। अभी आप खुद देख लो, AB और BA दोनों के ऑर्डर ही बेटा सेम नहीं है, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कैसे हो सकती हैं? ठीक है, इसलिए A और B अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनका तो इन्वर्स कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर हमको पता चली। लेकिन सबसे मेन चीज जो हम ये सीख रहे थे इस पे, वो हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर अगर A को B से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, या मैं B को A से मल्टीप्लाई करता हूं, हर हाल में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट A इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B एंड B इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। ओके, ये चीज इस आर्टिकल में आपको समझाई जा रही थी। नाउ आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं इसमें क्या स्टडी करना है मुझे। अभी हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मुझे बात करनी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। 1 और 2 थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां थ्योरम की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। बात ये आती है, मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहां पर मैंने देखा कि अगर A और B का मल्टीप्लाई, B और A का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो A को B का इन्वर्स बोलते हैं और B को A का इन्वर्स बोलते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उमड़ता है बिल्कुल बादलों की तरह से। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कि क्या अगर कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स हो और उसका मैं इन्वर्स निकालने जाऊं तो किसी भी मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होगा या उसके एक से ज्यादा इन्वर्स हो सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर मैं इन्वर्स फाइंड आउट करने जाऊंगा तो किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है या उसके एक से ज्यादा इन्वर्स हो सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का बेटा केवल और केवल एक इन्वर्स ही हो सकता है। मतलब द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक। फिर से, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के एक या एक से ज्यादा इन्वर्स हो सकते हैं, सो आंसर इज केवल एक इन्वर्स ही हो सकता है। मतलब किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होता है या इन्वर्स उसका यूनिक होता है। तो वही देखो यहां पर हम लोग ने सीखनी है। थ्योरम 3 है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स की यूनिकनेस क्या है? लेकिन इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, इफ इट एग्जिस्ट्स, अगर वो एग्जिस्ट करता है, इज यूनिक, तो फिर वो यूनिक ही होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो यूनिक ही होता है। यूनिक ही होता है मतलब किसी भी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आर्टिकल जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एक ही इन्वर्स हो सकता है, एक से ज्यादा उसके इन्वर्स नहीं हो सकते। और यही रीजन है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब बात आती है कि ये चीज क्या आप प्रूफ करके दिखा सकते हो? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो मैं कैसे करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लेट A and B are, let A and B are two square matrices, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, let B is the inverse matrix of
लेट बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। हमने मान लिया कि जो बी है वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। अगर ए का इनवर्स मैट्रिक्स है तो ये क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। भाई अगर जो B है वो A का इनवर्स मैट्रिक्स है तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम एक काम करते तो यहाँ ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा है? B। हमको तो ये देखना है कि क्या किसी मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इनवर्स हो सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ, लेट A हैज़ अनदर इनवर्स C, ये ले लेते हैं। Let C is the another inverse. C is the another inverse of A, implies that AC is equal to CA is equal to I. तो हमने A के कितने इनवर्स मान लिए? 2। A का एक इनवर्स मान लिया हमने B, और ए का जो दूसरा इनवर्स है वो हमने बेटा क्या मान लिया? सी मान लिया। तो ए के 2 इनवर्स ले लिए, बी भी ले लिया, ए का इनवर्स सी भी ले लिया। अब देखना ये है कि क्या बी और सी दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं या दोनों सेम हैं। क्योंकि अगर प्यारे बच्चों दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, अगर बी और सी दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इनवर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर B और C दो डिफरेंट मैट्रिसेस नहीं हैं, दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम हैं, तो फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि मैट्रिक्स A का एक ही इनवर्स है, उससे आप B और C की फॉर्म में लिख रहे हो। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया। पहले मैंने एक मैट्रिक्स B को A का इनवर्स मान लिया, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई कंडीशन में लिख सकता हूँ। फिर एक दूसरी मैट्रिक्स C ले लिया मैंने, उसको भी हमने A का इनवर्स ले लिया, मान लिया, लेट कर लिया, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर बी और सी दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, अगर बी और सी दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए के एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं फिर तो। लेकिन अगर बी और सी सेम मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि किसी गिवन मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है, और यानी कि इन्वर्स यूनिक होता है। अब देखते हैं ये अलग अलग हैं या एक ही हैं। उसके लिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। वी नो दैट अगर मैं b लिखूं तो क्या मैं इससे b इंटू आई लिख सकता हूं? आपको याद होगा किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही मैट्रिक्स आता है। मतलब मैं b को बी आई लिख सकता हूं। जब मैं b को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो b ही मिलेगा मुझे। अब यहां पर आप देखिए, ये b की जगह मैं b लिखूंगा, i की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, i की जगह पर मैं AC भी लिख सकता हूं, मैं CA भी लिख सकता हूं, तो i की जगह पर मैं AC लिख देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपने इनके लॉस पढ़े, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा आपने, तो b को a के साथ लिख सकते हैं और ये c बाहर कर देंगे हम। b को a के साथ ले लिया, c बाहर कर दिया एसोसिएटिव लॉ से। अब ba की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ba की जगह पर तो मैं i लिख सकता हूं, ba की जगह मैं i लिख सकता हूं इंटू c। अब फिर से बेटा आप देखें, किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है ना। तो b इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c के इक्वल आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, मैं यही बात कर रहा था अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि अगर b और c दो डिफरेंट मैट्रिसेस होंगे, अगर b और c दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ए से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स से एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर b और c दो डिफरेंट मैट्रिसेस नहीं हैं, वो दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने b को भी a का इन्वर्स माना था, मैंने c को भी a का इन्वर्स माना था, लेकिन बाद में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि b और c दो डिफरेंट मैट्रिसेस तो है ही नहीं।
बी और सी दोनों इक्वल हैं आपस में, यानी कि जो बी है वही सी है, तो बी और सी सेम मैट्रिसेस हैं। और इसी बात को तो मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन पर अगर बी और सी दोनों डिफरेंट हो गए तो किसी गिवन मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर बी और सी सेम नहीं है, बी और सी अगर इक्वल नहीं है, तो एक से ज़्यादा इन्वर्स मैट्रिक्स के हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक ही रहेगा। तो हमने बी और सी दो इन्वर्स माने थे एक मैट्रिक्स ए के, पर हमने देखा कि वो दो नहीं है, वो तो एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, inverse of a square matrix if exists is unique। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो यूनिक ही होगा। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं इस पूरे को। मैं इसमें क्या बताना चाहता था आपको, मैं ये बताना चाहता था कि किसी भी मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्सेस हो सकते हैं या केवल एक इन्वर्स ही एग्जिस्ट करेगा। आंसर कि किसी भी मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते, केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, बी को भी ए का इन्वर्स लिया, मैंने सी को भी ए का इन्वर्स मान लिया। फिर मैंने बी को लिया यहाँ से, मैं ए सी को भी लेके कर सकता था। b इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूँ, b को मैंने b लिखा, i की जगह पर मैंने ये ac नोट कर दिया, i ac के इक्वल है ना, तो i की जगह पर ac लिख दिया। अब एसोसिएटिव लॉ से b को a के साथ लिख दिया, c को अलग कर दिया। जो ba है इसकी जगह पर देखो, ba की जगह पर मैं i लिख सकता हूँ, तो ba को i लिख दिया, c आ गया। अब किसी मैट्रिक्स c को अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो c ही आएगा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि b जो है वो c के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है ए का एक मैट्रिक्स बी भी था, ए का मैं दूसरा मैट्रिक्स सी भी था, लेकिन बी और सी तो अलग अलग है नहीं, दोनों तो सेम है। इसका मतलब ए का एक ही मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे उसको बी नाम रख लो या उसका सी नाम रख लो। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ओनली एंड ओनली वन इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स। ओके, तो ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारी नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेट कर रहे हैं। क्या है ये? थ्योरम 4 है। इसके पहले आप थ्योरम 3 पढ़ रहे थे, दैट वाज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरम 4, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं बहुत पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको प्रूव करने के लिए भी दिया जाता है कि आप इसे प्रूव करिए कि कैसे ये इसके इक्वल होगा। तो पढ़ते हैं पहले थ्योरम 4 है क्या एक्चुअली। थ्योरम 4 पे लिखा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अगर ए और बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, मतलब हम ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ऐसी सिचुएशन पर जो ए बी इन्वर्स की वैल्यू होगी वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल आया करेगी। ऐसी सिचुएशन पर जो ए बी इन्वर्स की वैल्यू होगी वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगी, प्रूफ करना है। फिर से ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, ऐसी सिचुएशन पर ए बी इन्वर्स की वैल्यू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होती है। प्रूफ कैसे करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, बड़ा अच्छा है। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है यहाँ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, देखते हैं करके। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स, या आप ए बी से सीधे स्टार्ट करो, ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। हम जानते हैं कि जो ए बी और ए बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कैसे? यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देख रहे थे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है और जो ए है वो बी का इनवर्स है। बी
जो है वो ए का इन्वर्स है, तो बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स लिख सकता हूँ। बी की जगह पर ए इन्वर्स और ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इन्वर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर आप बी की जगह मैं ए इन्वर्स लिख सकता हूँ, तो ये ए इंटू ए इन्वर्स, और ए की जगह मैं बी इन्वर्स लिख सकता हूँ, तो बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई। आप देखिए ना, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी तो ये हो सकता है, ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी इन्वर्स उसका इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से आई आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है आपको। और ये मैंने कहां से लिया, ये मैंने यहां से लिया। अब देखो, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे और वो लाके दिखाना है। देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मैं सबसे पहले प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, प्री मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करना होता है, उसके साथ हमको यहां पर ना प्री मल्टीप्लाई करना है। अब बात ये आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, प्री मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होगा। देखो अभी तक जो रियल नंबर्स में होता था उनके मल्टीप्लाई में हमें इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि चाहे हम 2 को पहले रखें, 5 को बाद रखें, मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा, या मैं 5 को पहले लिखकर 2 को बाद में रखूं तब भी मल्टीप्लिकेशन 10 ही आता है। तो लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये ट्रू नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में आपने देखा है कि अगर ए बी करते हैं, ए को पहले बी को बाद में रख के मल्टीप्लाई करते हैं, या बी को पहले ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आ जाए आपस में। तो रियल नंबर के केस में सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट इफेक्टेड बाय सीक्वेंस। बट मैट्रिसेस के केस में मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस का इफेक्ट पड़ता है। आप ए को पहले लिखोगे बी को बाद में, या बी को पहले ए को बाद में लिखोगे, तो दोनों के आंसर अलग आ सकते हैं मल्टीप्लाई करने से। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि किसको कहाँ लिख के मल्टीप्लाई करना है। किसी नंबर को आगे रख के हमें तब उसको मल्टीप्लाई करना है, या पीछे लेकर जाके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, ये मैटर करता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पर अभी आपको इसीलिए ये बताया गया। और जब मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ए इनवर्स से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। शुरुआत में प्री मल्टीप्लाई लिखा है ना मैंने, तो देखो कैसे, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। मैंने इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, और दोनों में प्री मल्टीप्लाई किया है, पहले लिख कर किया है मल्टीप्लाई। अब एसोसिएटिव लॉ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये बी लिख लेंगे, ये ए बी इनवर्स लिख लेंगे। और आपने अभी भी पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वही मैट्रिक्स तो आ जाते हैं। अब ए इनवर्स ए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ए इंटू ए इनवर्स लिखें या ए इनवर्स इंटू ए लिखें, दोनों की वैल्यू आई आएगी। इसको भी आपको याद रखना है क्या, कि हम चाहे ए इंटू ए इनवर्स लिखें या हम ए इनवर्स इंटू ए लिखें, हर बार वैल्यू आई ही आनी है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये कहाँ से, तो बेटा ये कुछ नया नहीं है, ये बड़ा आसान है। और आप यहीं पर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ओ नो, यहीं पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने b की जगह a इनवर्स लिखा था, मैं चाहता तो a की जगह में b इनवर्स भी तो लिख सकता था, a की जगह पर b इनवर्स और b की जगह a इनवर्स, तो मैं a की जगह पर b इनवर्स लिखूँ। अगर a की जगह b इनवर्स तो b इनवर्स इंटू b, और b की जगह a इनवर्स तो a इनवर्स a इज इक्वल टू आई, तब भी तो बेटा ये आएगा। आप देखो ना,
तो चाहे ए इंटू ए इनवर्स करें तो भी आई आएगा, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करें तब भी आई के इक्वल ही आएगा बेटा। तो वही मैंने कर दिया, ए इनवर्स इंटू आई, ए क्या बन जाएगा, ये तो आई बन गया। मैं इसके साथ इस बी को लिख लेता हूं और यहां पर ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स ये बी ही बन जाएगा और ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। एक बार फिर से, अभी आंसर नहीं बना हमारा, हाँ ये बी हट जाए फिर आंसर बने। अब मैं दोनों तरफ फिर से बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। अभी प्री मल्टीप्लाई का मतलब समझते हो। अब आपको ये भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर किसी में मुझे पीछे मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या लिखा जाए करेगा। जैसे मैं शुरुआत में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले तो मैं प्री मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, अगर मैं नंबर के पीछे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले मैंने बी इनवर्स लिखा, उसके बाद ये बी आएगा तो ये बी लिख दिया, फिर यहाँ पर ए बी इनवर्स लिख दिया। यहाँ पर प्री बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना था तो ए इनवर्स से पहले बी इनवर्स लिखा जाएगा। अब इसको देखो, बी इनवर्स इंटू बी, देखो बेटा बी इनवर्स इंटू बी तो आई हो सकता है, तो मैं इसकी जगह पर आई लिख दूंगा, इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स ही आता है, तो ये ए बी इनवर्स ही आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख दिया जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यही तो आपने प्रूफ करना था। देखो जरा गौर से, यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, देखो वो लाना था ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, थ्योरम 4 आपको क्या बताना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी कि अगर आपके पास ए और बी तो सेम ऑर्डर के इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ऐसी सिचुएशन पर ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आएगा। याद रखें पहले बी आएगा बाद में ए आएगा, और अगर यही बी ए इनवर्स में लिखूंगा तो उसमें पहले ए आ जाएगा, तो ए इनवर्स पहले आएगा और बी इनवर्स बाद में आ जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है करके, आप इससे याद रखेंगे। ये मैं साइड में यहाँ लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई लिख लिया, ये हम पहले ही देख चुके हैं। दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए कर लिया, ये आई बन गया, आई के साथ बी आया, बी आ गया, यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद बी को हटाना था तो मैंने बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड्स में। जैसे बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स इंटू बी आई बन गया, आई इंटू ए बी इनवर्स आया और ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन गया। और इस तरह से प्रूफ हो गया, देखिए ये। एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसके साथ साथ ये चीजें भी आपको याद रखना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वो भी आई होता है, बी इंटू बी इनवर्स भी आई होता है। हम अगर इनवर्स पर लिख लें तो बी इनवर्स बी भी आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी आई के ही इक्वल आएगा। ये भी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। एक छोटी सी चीज इसमें समझनी और बाकी रह गई है हम सबको, और वो ये है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जितना हमने अभी तक स्टडी किया था उसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पढ़ लिया, थ्योरम्स पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अभी भी हमको ये पता नहीं चला कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमको ये मालूम नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आप उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इस पॉइंट पर अब हम आ गए हैं और इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा
और फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके किस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आप याद करिए सबसे शुरू में मैंने कुछ आपको बोला हुआ था कि जब आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने जाएंगे ना, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसका इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को आप यूज करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके इन्वर्स तक जाना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके इन्वर्स तक जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो शुरुआत में आपके पास दो रास्ते होंगे। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी जा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी इन्वर्स तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो मेरे पास रास्ते हैं। एक मेरा रास्ता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू मैं इन्वर्स तक अगर जाना चाहूं तो। दूसरा रास्ता मेरे पास ये कि अगर मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से इन्वर्स तक जाना चाहूं तो ये मेरे पास दूसरा रास्ता है। अब बात ये आती है कि दोनों का तरीका क्या है, कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप। बहुत ही आसान है बेटा। क्या करेंगे आप, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपको जाना होगा तो आप एक इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू I इंटू A। और जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से जाना चाहेंगे मैट्रिक्स के इन्वर्स तक तो आप क्या करेंगे, उस समय आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगी A इज इक्वल टू AI। और वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों, A को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा तो A ही ना। A को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो A ही। लेकिन जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहें तो A इज इक्वल टू IA लिखिए, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप A इज इक्वल टू AI का यूज करिए। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि आप जब इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए जब इसमें आप ऑपरेशंस यूज करेंगे तो इक्वेशन वैलिड रहेगी। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं लेकिन इक्वेशन ये लिखोगे आप, तो जब ऑपरेशंस आप यूज करोगे तो इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके इन्वर्स बनाना चाहते हैं लेकिन आप लिख रहे हैं A इज इक्वल टू IA, तो भी उसकी वैलिडिटी बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम इन्वर्स निकालना भी चाहते हैं, वैलिडिटी भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स बनाएंगे तो आप A इज इक्वल टू I इंटू A से ही स्टार्ट कीजिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ही इन्वर्स बनाएंगे तो आप A इज इक्वल टू AI इक्वेशन को यूज कर लीजिए। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपको करना है, अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं। इसके बाद आप इनमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यूज करिए यहां पर भी, और अगर आप ये वाले मेथड से निकाल रहे हैं तो इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक, तो आप इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए, इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए। वो जो 3 ऑपरेशन बताइए ना वो लगाए आप। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम लगाएंगे तो, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज आवर एम, हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है। एक्चुअली हमारा टारगेट एक्चुअली ये है बेटा हमारा कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करें तो सिर्फ इनमें यूज करेंगे। आप इस A को एज इट इज नोट करते चले जाएंगे। अगर इनमें आप यूज कर रहे हैं तो इनमें यूज करें, इस A को एज इट इज नोट करते चले जाएंगे। A को हमको कैसा रखना है, एज इट इज रखना है। ठीक, यहां पर इस A को कैसा रखना है, इस A को एज इट इज रखना है आप, तभी इस इक्वेशन की वैलिडिटी बरकरार रहेगी, नहीं तो वैलिडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो आपको करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं लिखना, ए की जगह है तो ए ही लिखते चले जाना है, इस ए की जगह कुछ रखना भी नहीं, इस ए की जगह तो ए की वैल्यू भी लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है, पर ए की जगह ए ही लिखना है आपको, यहाँ इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू लिखनी है, पर इसकी जगह ए ही लिखे रहो, ठीक है। और वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो ए में यूज करेंगे आप और आई में यूज करते जाएंगे, ए को हर बार आप ए ही लिखते चले जाएंगे। आपको कब तक वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने हैं, वो आपको तब तक यूज करने जब तक ये ए कन्वर्ट होके आई ना बन जाए, आपको तब तक उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने हैं। कब तक, मैं फिर से याद दिला दूं, तब तक जब तक ये ए आपका आई नहीं बन जाता। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यहां यूज करिएगा वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप इसमें यूज करिएगा आई में, ए को एज इट इज नोट करते चले जाइएगा। तो जब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ यूज करते 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 आप क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट हो गया, उस समय ये भी तो कुछ बन गया होगा, मान लिया ये बी बन गया, ये बी बन गया, हमारा मकसद इसको आई बनाना है, ये क्या बन जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया ये बी बन गया, उस समय ए को तो ए ही लिखे रहे ना आप यहाँ पर फिलहाल, वो तो वैसे ही मैंने बोला एज इट इज नोट करते जाओ, ऐसा आ गया। अब मैं दोनों साइड्स में क्या कर दूंगा, दोनों साइड्स में मैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू ए इनवर्स। अब आप बेटा देखो आई इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स ये आई बन जाएगा, और आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। और अब आप देखो उस समय जो ये बी आया होगा ना बनके, यही ए का इनवर्स होगा। आप देखिए यहां पर इक्वेशन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि, फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो ए इज इक्वल टू आई ए यूज करेंगे, इसमें ए का वैल्यू लिखेंगे, आई का वैल्यू लिखेंगे, इस ए को ए ही रहने देंगे। इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, कब तक, जब तक ये ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और जो ऑपरेशन इसमें लगाइएगा वही इसमें लगाइएगा, इसमें नहीं, इसमें लगाइएगा। तो जो ऑपरेशन इसमें लगाना, इसमें तो आई बना दिया आपने, ये भी तो कुछ बन जाएगा आगे जाकर के। मान लिया ये बी बन गया, अगर बेटा ये बी बन गया है तो ये आई इज टू बी ए टाइप का हो गया। फिर दो तरफ मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, आई इंटू बी, बी आ गया ए इनवर्स। आप समझने में क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा करते समय जो यहां पर बी मैट्रिक्स बनेगा ना, वही आपका ए इनवर्स हो जाया करेगा, वही आपके ए का इनवर्स बन जाया करेगा। ही मेरा टारगेट है। इस पे देखो क्या करना चाहिए मुझे, इसमें भी वही चीज है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप ए में यूज करेंगे इस पे, वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप राइट साइड पे किस पे यूज करोगे, आई पे। याद रखें ए को एज इट इज नोट करना है। टारगेट क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए, तब तक लगाइए जब तक ये ए आपका काहे में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, आई में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक। उस समय ये ए तो ए ही रहेगा, ये आई भी तो कुछ बन चुका होगा तब तक, क्योंकि आई में भी तो बदलाव कर रहे हैं आप, चेंजेस कर रहे हैं। ये बी बन गया, मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, या मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं। तो ए इनवर्स से अगर मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर और यहां पर, तो ये ऐसे आ गया। अब देखो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स, ये बन गया आई, और आई को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आ जाएगा। उस वक्त जो आई बदल के बन चुका होगा, भाई आई को आप तो एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके आप आई बनाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके ए को तो आपने आई बना दिया, पर आई भी तो कुछ बन चुका होगा, जो आया होगा वही ए का इनवर्स के इक्वल आएगी वैल्यू। तो ये तरीके हैं। आई होप कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको और ज़्यादा गहराई से तब समझ में आएगा जब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम से कम 70-80% पोर्शन तो आपको समझ आ रहा होगा कि करना क्या है। 100% हिस्सा इसका समझ आएगा जब इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। अभी फिर से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ जल्दी से आपको,
कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आप इन्वर्स अगर निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, क्योंकि एक बार आपने जो चूज कर लिया उसके बाद आप अपना जो एम है वो बदल नहीं सकते। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपने चूज किया तो थ्रू आउट सॉल्यूशन आपको वही यूज करना है, फिर कॉलम टच नहीं कर सकते आप। और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना आपने चूज किया, वो डिसाइड किया है, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द प्रोसीजर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे, रो आप टच नहीं करेंगे। फिर अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके निकालना चाहते हैं तो आप इक्वेशन यूज करेंगे a इज इक्वल टू आई इंटू ए, जिसमें a और i को आपको चेंज करना है, a एज इट इज रखना है। आपको चेंज के क्या करना है, कुछ भी करिए, जो 3 ऑपरेशन बताए गए उनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज करो, लेकिन a को यूज करते करते आप i बना दो, बस मैं इतना चाहता हूं। और इधर a में बदलाव करेंगे, इधर i में चेंज करते जाएंगे तो a भी चेंज होके कुछ तो बनेगा, ये a तो एज इट इज रहना है। फिर हम दोनों साइड में a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू b आ जाएगा, मतलब उस समय जो मैट्रिक्स a का इनवर्स होगा वो b के इक्वल होगा। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में आपको इक्वेशन जो यूज करनी है a इक्वल टू a यूज करनी है, वैलिडिटी तभी बरकरार रहेगी इसकी, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगी इक्वेशन आपके। उसमें भी चेंजेस जो करने हैं वो a और i में करने हैं, a में कोई चेंज नहीं करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर करके इस a को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, और क्योंकि चेंजेस तो इसमें भी करते जा रहे हैं तो ये भी तो बदल के कुछ बन चुका होगा, b बन गया होगा, मान लिया मैंने, ये a तो एज इट इज है। फिर a इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो a इनवर्स आ गया, और ये इनवर्स इंटू a i बन गया, i को b से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उस समय जो ये b आया होगा ना, ये a इनवर्स की वैल्यू हुआ करेगी। तो चाहे इसमें b बन के आएगा या इसमें कोई नया मैट्रिक्स बन के आएगा, राइट साइड पे वही a का इनवर्स बन जाया करेगा आपका। तो ये तरीका है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने लगाने हैं, पर वो क्वेश्चंस क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो इसके आगे हम इसमें नहीं करेंगे। इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 का आज जो आपने इंट्रोडक्शन किया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 3.4 ये हमारी नेक्स्ट क्लास का प्लान है, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। मैथमेटिक्स में इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सारे के सारे नोट्स क्लास के कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद आपको आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाके अपने यूट्यूब चैनल का नाम सर्च कर लेना है, बस वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पूरी की पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। पुरानी जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, उसके भी PDFs मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये किया, इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो 3 ऑपरेशंस हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी किया, तीसरा ऑपरेशन ये। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये किया इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें समझी। थ्योरम 3 पढ़ी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, थ्योरम 4 पढ़ी ए बी इनवर्स इज टू बी इनवर्स, ए इनवर्स को प्रूव करना देखा, और लास्ट में सीखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके किस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करने से बिल्कुल संकोच मत करिए, तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।